दोस्तों नमस्कार। 10 बरस के दौर में मोदी सरकार ने कांग्रेस के दौर के कितने गड्ढों को भरा, यह तो कोई नहीं जानता है। लेकिन इन 10 वर्षों में नौकरशाही का पूरा चेहरा बदल गया। न सिर्फ कामकाज का तरीका, बल्कि नीतियों पर चिड़िया कौन बैठाएगा और आखिरी निर्णय कौन लेगा, यह भी बदल गया। इस देश के भीतर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक ही नहीं, बल्कि पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े हुए जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हों, सभी को जितनी ताकत मिली या सभी से जितनी ताकत छीन ली गई, इन दो परिस्थितियों के बीच 10 बरस में क्या कुछ हो गया। और आज की तारीख में अगर इस देश में नई सरकार आ जाए तो उन तमाम नौकरशाही के सामने या अधिकारियों के सामने मुश्किल हो जाएगी। और शायद इन 10 वर्षों के कामकाज में पहली बार नौकरशाही की नियुक्ति भी बदल गई। जो यूपीएससी के जरिए या कहें आईएएस के तौर पर होती थी, उसमें भी प्रोफेशनल्स को खोजा गया और उनकी नियुक्ति भी खुले तौर पर सरकार ने की। उनको बहुत अधिकार भी दिए। वो रिजर्व बैंक के भीतर बैठे हुए बोर्ड के अधिकारी हों या फिर अलग अलग पब्लिक सेक्टर के भीतर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, जो भी चेयरमैन की नियुक्ति हुई हो, सब कुछ सरकार के अनुकूल। और हर कोई यह मानकर चलते रहा कि यह सरकार है तो फिर निर्णय लेते चले जाइए। यह अलग मसला है कि इस दौर में कोयले तक का इंपोर्ट हमें बढ़ाना पड़ गया। यह अलग मसला है कि इस दौर में एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट घट गया। यह अलग मसला है कि इस दौर में कोर सेक्टर की जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो थम गई। यह अलग मसला है कि इस दौर में हैवी इंडस्ट्री हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग का पूरा सेक्टर हो, वो डगमगाता हुआ दिखाई देने लगा। ये तमाम मसलों के समानांतर सबसे बड़ा मसला अब यह हो चला है कि अलग अलग प्रांतों से दिल्ली पहुंचे इन नौकरशाहों को अब यह महसूस होने लगा है कि शायद 4 जून के बाद सरकार बदल जाएगी। सरकार बदल जाएगी तो क्या पुरानी फाइलों को खत्म किया जाए या उसे ठिकाने लगाया जाए, अपनी बुक को ठीक किया जाए या फिर उसमें कुछ फेरबदल किया जाए। राजनीतिक तौर पर दिल्ली के भीतर नौकरशाही में यह डर कहीं ना कहीं समाया हुआ है और इस डर को नौकरशाही अपने साथ लेकर ना चले, इसीलिए अलग अलग तरीके से वो प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों, अब सार्वजनिक रैलियों में खुले तौर पर यह कहने लगे हैं कि हम बहुमत पार कर चुके हैं। यानी अभी 2 चरणों का चुनाव बचा हुआ है। जिन 2 चरणों में 65 सीट बीजेपी को मिली थी, उस लिहाज से देखिए, यानी 2019 के लिहाज से भी समझिए, तो अभी तक जो 5 चरणों की वोटिंग हुई है उसमें बीजेपी ने 2019 में 240 सीटें जीती थी और वह बहुमत के पीछे। लेकिन अब उसमें एनडीए को जोड़कर कहा जा रहा है कि हमें बहुमत मिल चुका है। यह संदेश जनता के लिए नहीं है, यह संदेश इस देश की उस नौकरशाही के लिए है जो दिल्ली में बैठकर कांप रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अगर चीजें बदली, सत्ता बदली तो स्थितियां क्या होंगी, क्योंकि लगातार एक पूरी फेरिस्त है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, जहां पर जो निर्णय लिए गए वो निर्णयों के मार्फत इस देश के भीतर कांग्रेस या कहें राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया है, उस मुद्दों के केंद्र में वही नौकरशाही खड़ी होगी जो नौकरशाही इस दौर में यह मान चुकी है कि दरअसल परिस्थिति अब बदल रही है। इस बदलती परिस्थिति के भीतर पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ, चाहे वो ओएनजीसी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे वो सेल हो, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, चाहे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, चाहे ईस्टर्न कोल्डफील्ड हो, चाहे ऑयल इंडिया हो, इन तमाम परिस्थिति में चाहे वो एमएसएमई का दायरा हो और चाहे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को संभाले हुए वो बोर्ड हो, तमाम परिस्थितियों में हर के सामने मुश्किल है कि अगर सत्ता बदली और उसके बाद नई परिस्थितियों में जब जांच परख हो तो फिर कौन सी फाइल किस रूप में सामने मंगाई जाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगला सवाल वाकई उससे बड़ा है, क्या वाकई ऐसी स्थिति आ रही है? और ऐसी स्थिति को क्या दिल्ली यूं ही महसूस कर रही है या नौकरशाही यूं ही महसूस कर रही है या फिर बीजेपी के भीतर भी कहीं हड़कंप मचा हुआ है?
अगर आप एक एक करके तमाम परिस्थिति को राज्य दर राज्य परखना शुरू करेंगे तो 2019 से पिछड़ती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। वो 272 के जादुई आंकड़े से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक एक राज्य की परिस्थितियों को लेकर बीजेपी के अपने ही सांसदों के भीतर जो चुनाव जिनका निपट चुका है, उनके दिल में क्या है और उससे नौकरशाही कैसे प्रभावित हो रही है, ये जानते समझते हुए कि कई मंत्री और सांसदों को विधानसभा चुनाव में भेजा गया। उस दौर में कौन मंत्रालय संभाल रहा है, कैसे संभाल रहा है, सारी फाइलें आखिर में पीएमओ में ही रही और पीएमओ के जरिए ही इस देश में पॉलिसी बनने लगी। वो राज्य के स्तर पर हो या केंद्र के स्तर पर हो, हर फाइल पीएमओ से ही निकलती थी, फाइनल डिसीजन वही लिया जाता था। वो जो भी अंडर सेक्रेटरी लेवल या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का जो भी अधिकारी हो, उसकी मौजूदगी अलग अलग खाके में रखकर रखी गई। लेकिन अगर सत्ता बदल रही है और नौकरशाही सबसे पहले डरी हुई है, ये जानते समझते हुए कि इन 10 बरस में तो पुराने नियम कायदे भी बदल दिए गए। पहले तो नियम कायदे थे कि 7 बरस तक की ही फाइल खुलेगी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद 7 बरस तो दूर 20 बरस पुरानी फाइलें भी पुराने नौकरशाहों की खोली जाने लगी और उसके जरिए राजनीति इस देश के भीतर खुलकर होने भी लगी। लेकिन पहले आइए समझ लीजिए, सुन लीजिए कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, ये किसे कह रहे हैं कि 5 चरणों में हमें बहुमत मिल चुका है। के चुनाव समाप्त हो गए, कल छठे चरण का है। देश के चुनाव का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। भाइयों और बहनों, 24 के चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। असल में यह संदेश वोटरों के लिए नहीं है, यह संदेश नौकरशाही के लिए है कि आप डरिए मत, बहुमत हमारे साथ है। और इसी कड़ी में अगर आरबीआई की भूमिका को अभी आप समझें तो पहली बार है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड आरबीआई सरकार को दे रही है। सामान्य तौर पर इतना लाभ आरबीआई को हो सकता है, यह कोई कल्पना करेगा नहीं। लेकिन अगर आप 2019 के चुनाव को परखिएगा तो उस वक्त भी 2019 से ऐन पहले आरबीआई ने डिविडेंड के तौर पर 1,75,000 करोड़ रुपए सरकार को दिए थे। इस बार यह बढ़कर आंकड़ा 2,10,874 करोड़ का हो गया। इतनी बड़ी तादाद में पैसा सरकार के पास आया। कोई भी कहेगा कि इसके जरिए जो भी सरकार के सामने मुश्किल थी वह समझ जाएगी, लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल है कि इतना फायदा आरबीआई कैसे दिखा रहा है। अधिकारी कहते हैं कि दरअसल फॉरेक्स होल्डिंग जो थी उससे कमाई हुई है। कुछ कहते हैं कि नई सर्विसेज से जो फीस और कमीशन ली जाती है उससे कमाई हुई है। कुछ कहते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो था उसमें कुछ प्रॉफिट आया है। कुछ ने जानकारी दी कि सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनियों से जो रिटर्न है उससे इनकम हुई है। लेकिन सामान्य तौर पर इस देश के भीतर में ऐसी स्थिति संभव है ही नहीं। खास तौर से अगर फॉरेक्स होल्डिंग में कमाई का जिक्र हो रहा है तो दुनिया में अलग अलग जगहों पर 5 युद्ध चल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शेयर बाजार की स्थिति और उसके जरिए आरबीआई अपने तौर पर मजबूती दिखाते हुए शेयर बाजार में भी पैसा भरपूर आने लगे, इस मानसिकता को अगर दिखा रहा है तो यह वैसी ही परिस्थिति है जैसी परिस्थिति 5 चरणों के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहे हैं हमें बहुमत मिल गया। तो यह आरबीआई भी दिखा रहा है कि इकोनॉमी में कोई गड़बड़ी नहीं, बाबू लोग घबराए नहीं, उन्हें कोई संकट नहीं होगा, राजनीतिक तौर पर मजबूत हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत हैं। और इन परिस्थिति में इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि दरअसल जो गोल्ड था वह 54,000 से 74,000 पहुंच गया, तो वो पैसा कहीं ना कहीं अपनी किताब में दिखाते हुए आरबीआई ने इस दौर में नोट छापे और वो सरकार को दे दिए।
यानी एक तरफ इस देश की इकोनॉमिक परिस्थितियां हैं जिसका पहला ज्ञान उन्हीं नौकरशाहों को होगा जिन्होंने पॉलिसीगत तरीके से जो निर्णय लिए और उसके जरिए इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला है। दूसरी परिस्थिति है कि राजनीतिक तौर पर उस अर्थव्यवस्था को संभालने में अगर कई जगहों पर बड़े बड़े छेद हैं और सत्ता 4 जून को बदल जाएगी तो उसके बाद वो तमाम फाइल नई सरकार के सामने आएगी और नई सरकार का पूरा ध्यान उस इकोनॉमी पर है जो एक समाजवादी दृष्टिकोण के साथ इस देश के गरीबों को या कहें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज जिसका जिक्र हो रहा है उस दिशा में चला जाए। और ध्यान दीजिए उससे एक कदम आगे बढ़कर राहुल गांधी ने जब इन बातों का जिक्र करना शुरू कर दिया कि हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी नहीं रखेंगे, तो एक चीज और समझिए कि सार्वजनिक उपक्रम यानी पब्लिक सेक्टर के भीतर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 तक अगर 10 से 12% कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पर अधिकारियों को रखा जाता था, वो बढ़ते बढ़ते इस दौर में 40% से ज्यादा हो गया है। यानी देश के भीतर कामकाज के तौर तरीके बीते 10 बरस में जो पूरे तरीके से बदल गए और उस इकोनॉमी को लेकर कांग्रेस के भीतर भी जो पूरा का पूरा परिवर्तन आया है, या राहुल गांधी ने जिस सोच को इस दौर में अपनाकर जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसमें उसी इकोनॉमी की जरूरत पड़ेगी जिस इकोनॉमी ने कॉरपोरेट को लाभ दिया। और जब 2,10,000 करोड़ रुपए आरबीआई दे रही है तो सवाल यह नहीं है कि वह इस देश की पब्लिक के भीतर जाएगा जिससे इन्फ्लेशन का संकट आ जाए कि नोट छाप रहे हैं, महंगाई बढ़ जाएगी। जी नहीं, कॉरपोरेट सिस्टम यह कहता है कि वो पैसा पूरे तरीके से कॉरपोरेट या अपने करीबियों के हक में ही जाएगा, जिसका जिक्र बार बार खुले तौर पर विपक्ष अब कर रहा है और अधिकारी इसे समझ रहे हैं, इससे भी कोई इंकार नहीं करेगा। तो क्या वाकई पैसा लेकर चुनाव से ऐन पहले अपने लोगों तक वो पैसा पहुंचाना है कि राजनीतिक तौर पर उसकी जब जरूरत पड़े तो वो पैसा ट्रांसफर हो सके और मौजूदा वक्त में वो पैसा तो दिखा सकते हैं कि देखिए आरबीआई ने 2,10,000 करोड़ का जो पूरा डिविडेंड है उसका मुनाफा दिखा और वो शिफ्ट हो रहा है। क्या ये ऐसी स्थिति है? अब अगला सवाल है, जब पूरी इकोनॉमी का ढांचा कांग्रेस बदलने को तैयार है, यही वो कांग्रेस है जो इससे पहले उसका भी अपना कॉरपोरेट प्रेम हुआ करता था। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ऐसा नहीं था, उसमें कॉरपोरेट प्रेम नहीं था, लेकिन राहुल गांधी के दौर में मनमोहन सिंह की इकोनॉमी से एक नई परिस्थिति पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ निकलकर सामने आई है जिसका वो खुले तौर पर अब जिक्र करने से चूकते नहीं है। अगर कोई अमीर है, कंपनी में काम करता है, तो उसको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, उसको निकाला नहीं जा सकता। अगर निकालना है तो मतलब 3-4 महीने की सैलरी मिलती है, पेंशन मिलता है, पूरा का पूरा मिलता है। मगर अगर गरीब घर का बच्चा होता है, बेटी होती है, और उनमें से सबसे ज्यादा यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गरीबों में से सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब हम गरीब की बात कर रहे हैं उसमें ज्यादा पिछड़े हैं, ज्यादा दलित हैं, ज्यादा आदिवासी हैं, ज्यादा माइनॉरिटी, हाँ गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं, मगर वो 90% हिंदुस्तान की आबादी ये लोग हैं। और फैशन क्या बना है, जहां भी ये लोग हैं इनको ठेकेदारी प्रथा पे लगाया जा रहा है। आप देखिए, मिलिट्री में अग्निवीर बना दिया। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर जवान को उन्होंने मजदूर बना दिया कि भाई जब भी हम चाहते तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी, तुम्हें सैलरी ठीक नहीं मिलेगी, तुम्हें कैंटीन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। तो मतलब जो गरीब लोग आर्मी में जा रहे हैं उनके लिए अग्निवीर, और जो अमीर लोग आर्मी में जा रहे हैं उनके लिए पेंशन, उनके लिए सारी फैसिलिटीज, उनके लिए मेडिकल, उनके लिए सब कुछ। तो आपने जो बात बोली कि ठेकेदारी प्रथा, तो हमने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है, सरकारी नौकरी में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में हम ठेकेदारी प्रथा को बंद करने जा रहे हैं। यानी सबसे बड़ा परिवर्तन भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर इस देश के भीतर गरीबों तक वो पैसा कैसे पहुंचे और ज्यादा बड़ी तादाद में पहुंचे जो इससे पहले की तमाम सरकारें रही उसकी तुलना में
कहीं ज्यादा मदद मिल पाए तो पूरी इकोनॉमी एक झटके में मथने के लिए नई सरकार तैयार हो जाएगी, जो अगर सत्ता में आ जाए तो। और नौकरशाही इसी बात को लेकर हड़बड़ाई हुई है। अगला सवाल कोई भी पूछेगा, यह कैसे संभव है? अब इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के भीतर भी मंथन हो चला है, क्योंकि 2019 में वाकई कांग्रेस की स्थिति इतनी नाजुक रही कि वह सोच और कल्पना के परे हो गई कि ऐसी स्थिति भी कांग्रेस की उन राज्यों में हो सकती है जहां पर उनका अपना संगठन बरसों बरस से रहा है और वहां मंडल और कमंडल की राजनीति भी नहीं पहुंची, बावजूद इसके उसकी पूरी की पूरी आधार खत्म हो गया। और शायद यही वो आकलन है जिसको महसूस, क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई नौकरशाही देश के तमाम प्रांतों से आती है। वो आईएएस कैडर है, वो अलाइड सर्विसेज से आते हैं, वो अलग अलग माध्यमों से आते हैं, यानी यूपीएससी के जरिए दिल्ली तक पहुंचते हैं। और तमाम राज्यों के चुनाव जिस अंदाज में हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल कोई नहीं कहेगा कि नौकरशाही के अपने तार अपने उन राज्यों से ना जुड़े हों जहां से वो निकलकर दिल्ली में नौकरी कर रहे हों। और ध्यान दीजिए, इस पूरी फहरिस्त में क्या कर्नाटक के भीतर की वही स्थिति रह सकती है? कर्नाटक में तो हो सकता है बीजेपी सिंगल डिजिट में आ जाए। क्या राजस्थान के भीतर वही स्थिति होगी? राजस्थान में तो 8 सीट का लाभ कांग्रेस मानकर चल रही है। क्या महाराष्ट्र की वही स्थिति होगी? महाराष्ट्र की भी स्थिति ऐसी है जहां पर अपने तौर पर बीजेपी और उसके साथी सहयोगी कहीं सिंगल डिजिट में ना जाए, यह स्थिति बन रही है। छत्तीसगढ़ के भीतर क्या पुरानी स्थिति रह सकती है? बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या पुरानी स्थिति रह सकती है? और अगर ध्यान दीजिए तो अगले 2 चरणों में जहां चुनाव होना है, उसमें तीनों राज्य, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, इन जगहों पर भी क्या बीजेपी पुरानी स्थिति यानी 2019 की जीत को बरकरार रख सकती है? हरियाणा में तो उसने सभी सीट जीती थी, हिमाचल की सभी सीट जीती थी। क्या वो स्थिति कंटिन्यू कर सकती है? और पंजाब के भीतर 2 सीट जीती थी, तो साथ में अकाली दल था। अगर यह राजनीतिक तौर पर मंथन ऐसा इन 9 राज्यों में हो चला है और इन 9 राज्यों की तस्वीर यह बता रही है कि 272 तो बहुत दूर की बात हो चली है और राजनीतिक तौर पर एक संकट सत्ता में बरकरार रखने का हो चला है, तो उसकी पहली खुशबू क्या वाकई नौकरशाही को लग जाती है? और इसीलिए नौकरशाही अब फाइलों को समेट रहा है। उसे लगने लगा है कि जिन नीतियों को लागू किया गया और जिन नीतियों के आश्रय सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ को खोजा और जिसका खुले तौर पर आरोप इंडिया ने अपने तमाम रैलियों में किया और राहुल गांधी ने अपने तमाम संवाद के भीतर किया या अपने भाषणों में किया, वो भाषण सिर्फ कॉरपोरेट तक नहीं है जहां 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए जाने का जिक्र है। वह तो पूरी बैंक की एक अलग भूमिका है। तो क्या बैंकों का बोर्ड और उसके चेयरमैन भी इस दौर में फाइलों को ठीक कर रहे हैं, अपने बुक को ठीक कर रहे हैं, या वो ये कह देंगे कि नहीं सरकार का दिशा निर्देश था? तो अगला सवाल रिजर्व बैंक पर आएगा। रिजर्व बैंक के पास तो पैसा इसलिए रहता है कि इस देश के भीतर कोई बैंक डूबे या बैंकिंग सेक्टर में कोई क्राइसिस हो जाए तो उसे वो उस पैसों के जरिए संभाल पाए। लेकिन इस दौर में 2 नहीं बल्कि आधे दर्जन बैंक लड़खड़ाए, 2-3 तो बिक गए, एक को तो विदेश के जरिए खरीदा गया जो लक्ष्मी विलास बैंक था। जो यस बैंक का पूरा गड़बड़ घोटाला हुआ वो कहां से हुआ? और शुरुआत जो INLS से शुरू हुई, जो 90-95 हजार करोड़ का पूरा मसला था, उसके पीछे किसने पॉलिसीगत डिसीजन लिए थे और वहीं से स्थिति लड़खड़ाती चली गई। और शायद यही वजह है कि पहली बार अब कांग्रेस को यह महसूस होने लगा है कि दरअसल 2019 में जो हुआ वह तो बेहद खतरनाक था, 2024 में ऐसी स्थिति होगी नहीं। देखिए, जिन राज्यों में हमारा प्रदर्शन 2019 में बहुत बहुत बुरा था, बिल्कुल सफाया हो गया था, मिसाल के तौर से राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना तो दक्षिण में है, बट महाराष्ट्र देखिए, राजस्थान देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, तो यहाँ हमारी ये काफ़ी फायदेमंद स्थिति है। स्थिति बहुत सकारात्मक है। लोग नाराज हैं, चुपचाप तरीके से आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं। प्रधानमंत्री की भाषा बदल गई है। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि कांग्रेस महसूस कर रही हो कि 2019 की तस्वीर 2024 में बदल जाएगी और बीजेपी के लोग इसे महसूस ना कर पा रहे हो, खास तौर से जिन्होंने चुनाव लड़ा। अपने अपने इलाके में जो सांसद इससे पहले जिनकी टिकट नहीं कटी,
अंदरूनी तौर पर उनकी रिपोर्ट जब सामने आ रही है कि अपनी बात विचार में वो कहने को तैयार हैं कि दरअसल इस बार मुश्किल है या चुनौती है। यह कोई आसान बात नहीं है कि राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यहां तक कि उत्तर प्रदेश के भीतर भी यह सवाल बड़ा हो चला है कि 2019 की स्थिति इस बार संभव नहीं है। तो क्या इन सब के साथ अब इन बातों की खबर धीरे धीरे नौकरशाही में हड़कंप मचा रही है? आरबीआई ने तो अपना काम करना थक कर दिया। अब सवाल है कि जो 11 मंत्रालयों के जरिए जो निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए गए और टारगेट 2025 का रखा गया कि तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए की कमाई होगी, उन मंत्रालयों के जो प्रोजेक्ट्स निजी हाथों में दिए गए या जो मोनेटाइजेशन के लिए पब्लिक सेक्टर से निकालकर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में पैसे की कमाई के लिए दिए गए, उसमें बड़ा सवाल यह आया, क्या देश के भीतर पैसे की कमी हो गई है? हमें लगता है यहां पर नितिन गडकरी को जरूर सुनना चाहिए। पिछले दिनों वो चंडीगढ़ में थे और जिक्र जिस बात का कर रहे थे कि भारत में पैसे की कमी नहीं, सवाल लीडरशिप का है, नेता का है, ये सुनना चाहिए। और मैं ये कहने वाला एक मंत्री हूं कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है। इस देश में देश के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की कमी है। दरअसल नितिन गडकरी सड़क परियोजनाओं को लेकर जिक्र कर रहे थे और उसमें खास तौर से मुंबई के समुद्र पर जो सी वर्ली लिंक बना है उसका जिक्र कर रहे थे कि पैसा कैसे निकाला गया या कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने पैसा दे दिया। यानी इस देश के भीतर में पैसे की कमी नहीं है। और उससे जुड़ा हुआ मसला है कि तब ऐसी हालात में इस देश के जो पब्लिक सेक्टर था वो धराशायी क्यों होते चला गया। और धराशायी होते होते शुरुआत में डिसइन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट के बाद प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी नॉर्थ साउथ ब्लॉक में बनी, क्या वो फाइलें इस दौर में गायब हो जाएंगी या वो अधिकारी जिनके जरिए इस दौर में पैसे कमाए गए सरकार के हिस्से में आए और पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का भी जो हिस्सा था वह भी उन्हीं पॉलिसीज के इर्द गिर्द तो नहीं चल रहा था। यानी सारी चीजें इंटरलिंक तो नहीं है। और इन फाइलों को अगर नई सत्ता अगर आती है और उसके हाथ में लगती है कि दरअसल ये सारी चीजें इंटरलिंक थी क्योंकि सरकार को पॉलिटिकल वे में पैसा चाहिए था और इस देश की पॉलिसी पॉलिटिकल वे में डेवलप की जा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के नाम पर और बिजनेस के नाम पर। अब यहां पर अगला सवाल है कि वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, वो माइनिंग का सेक्टर हो, वह इस देश के तमाम पोर्ट्स का सेक्टर हो, वह रेलवे का सेक्टर हो, वह डिफेंस से जुड़े हुए बिजनेस का सेक्टर हो, जिसमें इस दौर में देश के दो बड़े कॉरपोरेट घुस चुके हैं, अंबानीज और अडानीज दोनों घुस चुके हैं, डिफेंस तक में घुस चुके हैं। अलग अलग सेक्टर को अगर आप पकड़ते चले जाइएगा तो अगला सवाल इंडियन ऑयल पे भी आएगा और कोल इंडिया पर भी आएगा। यानी कोर सेक्टर के भीतर भी क्या ऐसी पॉलिसी इस दौर में बन रही थी? और शायद यही वजह है कि इस दौर में नौकरशाही हड़बड़ाई हुई है, उसकी सांसें ऊपर नीचे है जो ऊपर बैठे हुए। और इन सब के बीच सांत्वना देने के लिए देश के कैबिनेट सेक्रेटरी तमाम अधिकारियों को यही कह रहे हैं कि सरकार लौट रही है। आप सिर्फ प्रोग्राम बनाइए कि जब यह सरकार 4 जून को लौटेगी तो उसके बाद अगले 100 दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसको अमल में लाना है। और इस अमल में लाने की परिस्थिति में सबसे ज्यादा जोर लैंड रिफॉर्म को लेकर है और एग्रीकल्चर के रिफॉर्म को लेकर है। यानी जो 3 काले कानून इससे पहले किसानों के आंदोलन की वजह से खत्म हो गए, उस कानून को रिवाइव कैसे दूसरी शक्ल में किया जा सके, क्योंकि दुनिया को भारत के लैंड की फिक्र है और वो चाहती है कि इस दौर में जो जमीन है भारत की और खास तौर से एग्रीकल्चर के फील्ड में है, उसमें योगदान कॉरपोरेट का हो जाए। और इसके लिए जाहिर है पूरी की पूरी एग्रीकल्चर के तौर तरीके बदल जाएंगे। यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि 4 जून की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, दिल्ली से बाहर तमाम नेता तो भाषण देने निकल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए नौकरशाह इसी उहापोह में है कि अगले 100 दिनों का कार्यक्रम बनाएं या 4 जून से पहले और उसके बाद तुरंत में उन पॉलिसीज को लेकर जिसमें उनका योगदान रहा और वो इंटरलिंक होकर इस देश के इलेक्टोरल बॉन्ड तक ना पहुंचता हो और
पॉलिसीगत तरीके से राजनीतिक लाभ सरकार को ना दिला रहा हो, उन पॉलिसीज को लेकर पल्ला कैसे झाड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो सामने हैं, लेकिन जो चीजें सामने नहीं है उन्हीं फाइलों का तो खेल है पूरा का पूरा। तो क्या वाकई स्थिति नौकरशाही की नजरिए से परखें तो जो कहा जा रहा है और जो हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो महसूस हो रहा है, सब कुछ उलट चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।